पेट सफा तो हर रोग दफा। धामी ने कांग्रेस द्वारा पीएम पर की टिप्पणी पर जताई कड़ी आपत्ति, कहा पार्टी भूल गई राजनीतिक मर्यादा और संस्कृति। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर बीजेपी का हमला, कहा देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता से कांग्रेस में बौखलाहट। एसआईआर की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने की चुनावी तैयारियां तेज, प्रदेश भर में संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति। कांग्रेस का बयान, एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम 45 दिन तक चलेगा, हर न्याय पंचायत तक पहुंचेगी सरकार, मौके पर मिलेगा योजनाओं का लाभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता विभाग ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। इस मेले को इस साल सहकारिता से शहरी ग्रामीण एकता रखी गई है, जिसमें स्वयं सहायता समूह के तैयार उत्पादों को बेचने के साथ उन उत्पादों और विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में वार्षिक ऋण का लेखा जोखा रखने वाले नाबार्ड की पुस्तक का विमोचन किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि ये मेला उत्तराखंड की आत्मसम्मान की जीवंत तस्वीर है। साथी किसान उत्पादक ये वर्ष 2025 संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और इस सहकारिता वर्ष के अंदर हमारे राज्य के अंदर सभी जनपदों में सहकारिता के मेले हो रहे हैं और अभी 11 जनपदों में मेले हो गए हैं और इनमें बड़ी संख्या में जो हमारे किसान हैं, सहकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को एक बड़ा अवसर भी मिल रहा है, बड़ा मंच मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग आज सहकारिता से जुड़ रहे हैं और हमारे राज्य के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। तो इस बात का प्रमाण है कि लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर भी और सहकारिता पर भी जमा है। उसके कारण से लोग बहुत तेजी से अपना व्यवसाय भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज अनेक योजनाओं में जो ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को रानीखेत क्षेत्र के न्याय पंचायत जनोली में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बतौर मुख्य सेवक पहुंचे। उन्होंने ग्रामीण विशेषकर महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जीआईसी जनोली के जर्जर विद्यालय भवन की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने उसके जीर्णोद्धार को हरी झंडी दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा विद्यार्थियों को सुरक्षित बेहतर शैक्षणिक वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने शिविर में लगे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया है और साथ ही योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। एक दिन में काम होगा कि नहीं होगा, ये काम इससे लगाए जा रहे हैं कि ये सब अधिकारी, सब विभाग, सब आवेदन पत्र आपके यहाँ पर भरें, सब एप्लीकेशन में और तुरंत उसका समाधान करें। आपको परेशान न होना पड़े, इसलिए सरकार आपके द्वारा, आपकी सरकार आपके द्वारा हैं और ये हमारा ये भी है कि कोई काम है, पेंशन लगनी है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना है, सर्टिफिकेट बनना है। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत लोगों ने लिखा है कि विधवा पेंशन नहीं लगी, विकलांग पेंशन नहीं लगी है, किसी का वो दिव्यांग वाली पेंशन नहीं लगी है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी सरकारी स्कूलों के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन की औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने आगामी शैक्षणिक सत्र से श्रीमद् भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया। इसका मकसद छात्रों पर कोई अतिरिक्त दबाव डाले बिना उन्हें जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करना है।
देखो, इससे हमारी जो विद्या भारती के द्वारा जो जितने भी संचालित हैं देश भर में हजारों विद्यालय हैं, तो हमारे यहाँ तो ये गीता के श्लोक को अपने वंदना सत्र में पहले से ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। वो हमारा एक अनिवार्य पाठ्यक्रम बना है। लेकिन विद्या मंदिरों में के अलावा और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में इस का कदम उठाया जा रहा है, तो ये एक सरकार का बड़ा सराहनीय प्रयास है। इससे अपनी भारतीय संस्कृति का विकास होगा और बच्चों के अंदर जो अपना नैतिकता और संस्कार पक्ष से मजबूत होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। जो गीता के पाठ की बात कर रहे हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है, वो तो मैं जितने भी ये ग्रंथ है इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो ये कहूंगा कि सही समय पर सही फैसला सरकार ने लिया है और निश्चित ही इससे हमारे समाज में एक नव चेतना आएगी, नई जागृति आएगी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित वीआईपी के नाम सामने आने के बाद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि प्रदेश सरकार 10 दिनों के भीतर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती है तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। पूरे उत्तराखंड के उन लोगों का कि अगर इस सरकार ने अगले 10 दिन में, अगले 10-12 दिन में, अभी दिसंबर 31 भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 तारीख को अगर तब तक इस सरकार ने 31 दिसंबर का, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हो सकता है सरकार ईयर एंडिंग में कहीं बिजी हो, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कहीं बिजी हो, तो उनको 3-4 दिन और मोहलत देकर 4-5 तारीख तक, अगले 4-5 तारीख तक, जनवरी 4-5 तारीख तक अगर उत्तराखंड की सरकार इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करती है, इस केस में हकीकत जानने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए वो ताकत, पूरी की पूरी ताकत को दबाने में लगाई, अपराधियों को बचाने में लगाई। उत्तराखंड लालकुआ बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर जारी एक एआई वीडियो ने प्रदेश की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को निशाना बनाए जाने के बाद में कांग्रेस बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है और बिंदुखता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्कर दानू और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता लालकुआ कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली ब्रिज मोहन राणा को तहरीर देकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। झूठ तंत्र, झूठ, लूट, खसोट के गर्भ से निर्मित उत्तराखंड भाजपा सरकार लगातार, चाहे वो 2017 का चुनाव हो, उसमें जो है उन्होंने एक झूठ हरीश रावत जी के ऊपर गढ़ा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर गढ़ा कि माननीय हरीश रावत जी ने जुम्मे की छुट्टी का आदेश दिया है। तब हमारा मानना है कि क्या कोई सरकारी अस्पताल, कोई विद्यालय तो ऐसा होगा उत्तराखंड में जिसमें शुक्रवार या जुम्मे की दिन की छुट्टी होती होगी। पहली बात। 2022 में फिर विधानसभा के चुनाव हुए, उन्होंने एक झूठ और गढ़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जबकि संविधान यह कहता है कि देश के अंदर में आजादी के बाद, संविधान निर्माण के बाद, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्माण संविधान के अनुसार किसी भी धर्म विशेष यूनिवर्सिटी का निर्माण भारतवर्ष में नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हरीश रावत जी के जो एआई द्वारा फर्जी वीडियो बनाया गया है, तो उसमें हमने जो है आज यहाँ पर एक ज्ञापन दिया और हमारी ये मांग है कि तुरंत उन लोगों पर एक्शन होना चाहिए और जो जिनके भी उसमें ये वीडियो चल रहे हैं उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। तो अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस दल इसमें आंदोलन करेंगे। तो देखिए 2027 में अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सब जगह। देहरादून में एआई तकनीक से जुड़े कथित फर्जी वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के बाद में बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री पहले से कई प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी, उसमें कोई गलत तथ्य नहीं थे। देखिए, माननीय हरीश रावत जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो सच्चाई जनता के सामने रखी है वो सुनकर बौखला गए हैं। इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने की, और ये सर्वविदित है। तो हरीश रावत जी जाएं, किसने रोका उनको? हरीश रावत जी कांग्रेस में आज जो कोई पूछ नहीं है, और मुझे तो बहुत अफसोस भी हो रहा है कि हरीश रावत जी जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस के आज उनका ये हाल है। उन्हें अखबार में विज्ञापन देने पड़ रहे हैं, अपने इंटरव्यू छपा रहे हैं हरीश रावत जी। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस में उनकी पहुंच नहीं है। चुनाव नजदीक देखकर हरीश रावत जी के मन में भी लालसा है। वो पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते हरीश रावत जी की लालसा प्रबल हो जाती है। इसी नाते वो चर्चाओं में बने रहने। हल्द्वानी लामाचौड़ क्षेत्र के बच्ची नगर में मंगलवार को एक ही घर में 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक 2 सगे भाई हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीओ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच शुरू कर दी गई है। मुखाग्नि थाना क्षेत्र में पूरा मामला दर्ज कराया गया। हमने एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि एक घर में 2 लोग मर्द पड़े हैं, तो उसमें पुलिस जो है मौके पर पहुंचा और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इसमें प्रथम दृष्टया लोगों से पूछताछ हुई है, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सुबह से ही शराब पीने के आदी थे और मॉर्निंग से ही शराब पीने लगते थे। तो इनके परिजन भी आ गए हैं, इनकी बहनें हैं वो आ गई, जिन्होंने इनकी पहचान कर ली है। एक का नाम मनोज है और दूसरे का नाम सुनील है। इसमें प्रथम दृष्टया फोरेंसिक जो चीजें हैं उनको कराकर पंचायत नाम भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला भी फूंका है। प्रदर्शनकारियों ने तमाम आरोप भी लगाए। अभी जो बांग्लादेश में कांड हुआ है ये बहुत ही कुकृत्य है और बर्बरतापूर्वक दीपू दास जिनको मारा गया है एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, तो ये बहुत ही अमानवीय कार्य है। और पूरा देश इस समय जो है हिंदुस्तान जो है इसकी निंदा कर रहा है और पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सनातनियों को सेव किया जाए। अगर वहां हम रक्षा कर सकते हैं तो रक्षा उनकी करें। मैं तो ये कहूंगा, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि जैसा पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ऐसा एक सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में भी हो जाए। मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर की ओर से निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। साथ ही छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। मैं आज यहाँ मंगलौर के अंदर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में आया हूँ और ये काफी पुराना विद्यालय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, इस विद्यालय में केवल छात्राएं पढ़ती हैं और बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन के लिए यहाँ आती हैं। मैंने विद्यालय के कार्यक्रम गतिविधियों को देखा है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप छात्र छात्रा को शिक्षित किया जाता है और यहाँ का परीक्षाफल भी अच्छा रहता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज नहीं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, घर घर जाकर बेटियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे और ये बालिकाओं को शिक्षित करने वाली संस्था है। महिला सशक्तिकरण का आधार है ये, माँ सरस्वती का प्रांगण है ये।
ऐसे स्थान पर आकर के तो मैं खुद को अपने को गर्व महसूस कर रही हूँ, सौभाग्यशाली। एक हमारे आसपास दूर दराज का ग्रामीण क्षेत्र मंगलोर शहर जिस तरह से ये संस्था शिक्षित कर रही है और हर फील्ड में, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या एनएसएस हो, शिक्षण कार्य हो, और संस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। सुबह सुबह घोषित बिजली कटौती से परेशान जनता की आवाज बनकर छबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति मैदान में उतर आए और लगातार हो रही कटौती से नाराज विधायक ने अपने समर्थकों के साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों के आवासों पर पहुंचकर उनकी बिजली लाइन कटवा दी। विधायक ने कहा कि जब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी तब तक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक के इस कदम से विभाग में हड़कंप मचा है, जबकि क्षेत्र की जनता ने उनके फैसले का समर्थन किया है। देखिए, हम लोग लगभग 15-20 दिन पहले एससी महोदय से मिलने के लिए आए थे और हमने कहा था कि सुबह सुबह जो बिजली की रोस्टिंग आप करते हो, सुबह सुबह बिजली आप काट देते हो और उस बिजली काटने के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को तैयारी करनी है, या लोगों को गर्म पानी चाहिए, या लोगों को सुबह की सुविधाएं चाहिए। हमने कहा था कि भाई आप अगर चलो बिजली की कोई किल्लत है, हम भी समझते हैं, तो आप बिजली दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए काट लीजिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने 2-3 दिन 4 दिन के लिए तो बिजली हमारे कहने से ठीक की, उसके बाद फिर स्थिति जस की तस कर दी। और कल तो हमारे क्षेत्र में, मैं खाली झबरेड़ा की बात नहीं करूंगा, कल हमारे क्षेत्र में लगभग 12 घंटे बिजली गायब रही। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर एक महिला द्वारा बीजेपी नेताओं पर लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महिला ने वीडियो जारी कर हत्याकांड में कथित वीआईपी को बीजेपी का राष्ट्रीय नेता बताया। इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि बिना तथ्यों के किसी पर आरोप लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि सालों की मेहनत और संस्कारों से बने चरित्र को ठेस पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले भी इस मामले में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। उस समय भी हमारा ये कहना था कि इस प्रकार की बातें इस देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए। आरोप लगाना किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसान होता है, जबकि अपने चरित्र का निर्माण करने में किसी भी व्यक्ति को वर्षों लगते हैं। उसकी एक साधना होती है, उसकी एक तपस्या होती है, उसके घर के अपने पारिवारिक संस्कार होते हैं और उन सबको संजोए रखता है। लेकिन किसी व्यक्ति पर एकदम से आरोप लगा दिए जाए और उसके जो वर्षों उसकी तपस्या है उसको भंग कर दिया जाए, हम समझते हैं कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक चरित्र होता है और उस चरित्र के नाते उसके भी अपयश और यश होता है। ऋषिकेश में मेयर पद संभालने के बाद शंभू पासवान ने पहली बार व्यापारियों के साथ बैठक कर शहर की समस्याएं सुनी। रेलवे रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में व्यापार मंडल ने आवारा गौवंश अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था, डंपिंग ग्राउंड जैसी समस्याएं भी उठाई हैं। देहरादून में मौसम के बदलाव, शुष्क सर्दी और बढ़ते प्रदूषण का असर अब लोगों की सेहत पर साफ नजर आने लगा है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए ये मौसम परेशानी बढ़ाने वाला साबित हो रहा है, जिस पर दून अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिश्ने के मुताबिक ड्राई कोल्ड वेदर के साथ प्रदूषण और पराग कण मिलकर नाक, कान, गला और छाती से जुड़ी समस्याएं बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो ये मौसम का बदलाव हुआ है ये शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। खासकर से जो खुश्क सर्दी शुरू हो गई है, ड्राई वेदर है, साथ में कोल्ड तो हो ही रहा है, उसको एड ऑन करने के लिए जो पॉल्यूशन का लेवल अभी आप लोग देख रहे हैं कि काफी बढ़ गया है देहरादून में, तो ये सब मिलके शरीर के लिए काफी हानिकारक हो जाती है, खासकर से नाक, कान, गला और छाती के लिए। तो जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको इसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ जाती हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उत्तराखंड के कोटद्वार में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच पुलिस महकमा अलर्ट मोड में है।
मंगलवार को एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि सड़कों पर हुड़दंग करने वाले, नशे में स्टंट ड्राइविंग करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा, नए साल के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। दो तीन दिन बाद ही जो है क्रिसमस डे है और फिर 31 भी है। उस रात में भी दोनों ही दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लोग खूब बाहर निकलते हैं और काफी इसमें ऐसी घटनाएं भी होती हैं जैसे एक्सीडेंट की और हुड़दंगबाजी की। तो इसके लिए लगातार हमने सभी फोर्स को ब्रीफ कर दिया है। सभी जगह ड्यूटी लग जाएंगी सभी शहरों में, और जहां जहां भी ये क्रिसमस मनाया जाता है या 31 का जो भी लोग मनाते हैं, तो उसमें ड्यूटियां लगेंगी, फायर टेंडर रहेंगे। हिमालयी राज्यों में बढ़ती आपदाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजना को नई दिशा दी गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी की गई है और राज्य के फंडिंग का अनुपात 90-10 रखा गया है। इसमें 90% धनराशि केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य का अंश मात्र 10% होगा। पर काफी विचार विमर्श के बाद और जो हमारे ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं आ रही थी पिछली स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, उससे जो निकल कर आया उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए इसको बिल को पेश किया गया। इसमें कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है जो आवश्यक थे, समय के साथ आवश्यक थे, उनको लिया गया। इसमें पहला रिफॉर्म तो ये लिया गया कि अब इसमें पंचायतों की कैटेगरी को एबीसी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि कुछ पंचायतें थी जो सजग की सक्रिय थी, वो ज्यादा से ज्यादा फंडिंग ले जाती थी। बाकी पंचायतें, दूर दराज की पंचायतें, या उनको उतना नहीं मिलता था। एलोकेशन कैटेगरी वाइज होगा उसमें फंड का, तो सभी को मतलब समान रूप से या बराबर रूप से सबको इसमें फंडिंग का प्रावधान किया है। दूसरा, 100 दिन की जगह 125 दिन का गारंटी दिया गया है। और जैसे कि कृषि जो है, हमारे खेती के जो सीजन है उनको डिफाइन करने का स्टेट को अधिकार जी बिल्कुल। उनको टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है, कहीं पर भी ये बात नहीं आई कि टेक्निकल स्टाफ को इसको निकाला जाए या उसको भर्ती किया जाए। जो हमारा स्टाफ है वही चला आएगा, बस उनको नई गाइडलाइंस के हिसाब से हमें जारी करना पड़ेगा। स्टेट को 6 महीने में स्कीम को नोटिफाई करना पड़ेगा। नेशनल लेवल की एक स्टीयरिंग कमेटी होगी, फिर स्टेट लेवल की एक स्टीयरिंग कमेटी होगी, स्टेट लेवल की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी होगी। तो ये सारे जो छोटे छोटे नियम, उपनियम, जो रूल्स बनेंगे, जो टेक्निकलिटी आएगी, वो उन कमेटी में डिसाइड होकर उनका समाधान साथ के साथ वो सभी देते हैं। क्या वाकई में विधायक जी ने काम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।